बहुत देर हो जाएगी इस बात को समझने में, पूरा जीवन गुजर जाएगी दूसरों को खुश करने में। अगर कुछ लोग खुश हो भी गए तो वो कभी अपने नहीं होंगे, और जो लोग अपने हैं वो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय आप अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, आप अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। और इसी उद्देश्य के साथ आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ, एक ऐसा क्लास लेकर के जिसको हम मैराथन क्लास कहते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 25 दिन 25 मैराथन, इस मैराथन क्लास का ये 23वां क्लास है, जो कि रोजाना सुबह 8 बजे चलती है। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर 2 दिन से हमें मैराथन क्लास नहीं मिली है, और हम इस बात को लेकर के बड़ा चिंता है कि सर हमारे कहाँ चले गए, है ना। मैं कहीं नहीं चला गया था दोस्तों, हूँ देखो अकेला, और वो भी अपने आप को झोंक चुका हूँ आप लोगों के लिए, है ना। रात का 2 बजे, दिन का 2 बजे, चाहे रात का 1 बजे, चाहे दिन का 1 बजे, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर काम है तो मैं करता रहता हूँ। किसी काम में उलझा हुआ था, ठीक है ना, इसलिए नहीं हो पाई। बट आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि आप जब मुझे देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा तसल्ली मिली होगी, है ना। और वैसे भी दोस्तों, कभी भी अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को दूसरों को मत बताया करना, दूसरों को नहीं दिखाया करना। दुनिया बहुत अजीब है। मेरी एक आदत है डायरी लिखना, और अपने डायरी में मैं आज कुछ शायरी लिखा हुआ हूँ, और इस शायरी का बोल ये है कि इस झूठ के शहर में मैं सच बोल बैठा, इस झूठ के शहर में मैं सच बोल बैठा, और नमक का शहर था मैं अपना जख्म खोल बैठा। तो मेरे भाई, ये जो दुनिया है ना, अगर आप इसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके मज़े लेंगे। इसलिए अपनी परेशानियां किसी को मत बताइए सिवाय अपने माँ बाप के, और खुद को, ठीक है ना। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के लिए। आप लोग देखिए, अलग अलग लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक ऐसा सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे है, जो कि बहुत ही अलग टाइप का सवाल है ना। उसको बहुत डिटेल के साथ में देखो। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, और जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है सारे ऑप्शन में भी हैं, है ना। तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी इसके अलावा भी अलग अलग लेवल के सवाल हैं। सारे सवाल मेरे भाई हाई लेवल के सवाल हैं, और सभी को यहाँ पर डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है ग्रुप में शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, और बच्चों को बताइए जो हमारा ये मैराथन क्लास का जो क्वेश्चन है, इस सभी का आपको PDF मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन जरूर करना। चलिए भाई, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, राम राम है, जय श्री राम है ना। क्वेश्चन हमारा 576 नंबर का पहला क्वेश्चन है। मतलब कि यकीन नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने शुरू किया था, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कारवां बनता गया। आज का सवाल 576 नंबर का है, जो हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज है। जो जिसमें कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से अपना लैंग्वेज भाई चूज कर लेना। कि एक सिंगल फेज अल्टरनेटर पूर्ण लोड पर 220 वोल्ट उत्पन्न करता है। जब लोड हटा दिया जाता है तब वोल्टता बढ़कर 275 वोल्ट हो जाती है। वोल्टता विनियमन कितना होगा? यकीन मानिए, वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दूंगा। पहले तो आपको जब भी वोल्टेज रेगुलेशन है ना ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है कि नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुणे 100। ये हमारा एक बहुत ही प्यारा और अनोखा फॉर्मूला है, सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग अगर मान को रखते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो नो लोड पर वोल्टेज कितना था? 275 वोल्ट, और फुल लोड पर कितना है? 220 वोल्ट बटा 220 वोल्ट गुणे 100। अगर कुछ कटता है तो आप काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या हो जाएगा? 275 में से 220 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 20, 50, 70, 55, कितने बच रहे हैं? 55, और बटा 220 का आप 220 कर दो और गुणे 100 कर दो, है ना, गुणे 100 कर दो। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5500 बटा, ऐसे भी कर सकते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 5500 बटा 220। तो 1 0 से तो 1 0 लपेट दो, ऐसे ही खड़े खड़े हो जाएगी। और कितने बार में भाग जा रही है देखना,
22 दूनी 44, 22 दूनी 44 यानी कि 22 दहम 220, 22 दहम 220 है ना 40। क्या 5 बार में जा रही है? 5 दूना 10, 5 दूना 10 है ना। नहीं 2 बार में जाएगी। पहले तो देखिए 2 बार में 22 दूना कितना हो जाएगा? ये 44, 22 दूना 44 बचा 110, 22 पंचे 110 ये रहा है ना 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको भी हल करना है। अब इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान से सुनिए। वोल्टेज रेगुलेशन, पहली बात कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसकी एक सटीक परिभाषा क्या है ना। वोल्टेज रेगुलेशन की सटीक परिभाषा ये है कि मान लो कि कोई एक अल्टरनेटर है जो अपने किसी एक पावर फैक्टर पर चल रहा था। अगर उसी समय इस अल्टरनेटर को पूरी तरह से नो लोड पर कर दिया जाए, मतलब कि एक अल्टरनेटर जो फुल लोड पर अपने किसी न किसी पावर फैक्टर पर चल रहा था, उसी समय इसके लोड को हम अचानक हटा दें, तो टर्मिनल वोल्टेज पर जो वोल्टेज का अंतर आएगा वही कहलाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि वोल्टेज 275 था, अब घट करके 220 हो गया, तो 55 वोल्टेज का अंतर आ गया और यही अंतर कहलाएगा आपका हमारी प्रत्यावर्तक का वोल्टेज रेगुलेशन। एक चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये सदैव पूर्ण भार पर ज्ञात की जाती है ना। ये सदैव पूर्ण भार पर ज्ञात किया जाता है। बट एक ये भी बात जानना जरूरी है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको कम किया कैसे जाए, है ना पॉइंट वाली बात। यानी कि अगर आप मान लो प्रतिरोध का मान कम कर देते हैं या लीकेज रिएक्टेंस का मान कम कर देते हैं, या लीकेज रिएक्टेंस का मान कम कर देते हैं, लीकेज रिएक्टेंस का मान कम कर देते हैं। अगर आप लीकेज रिएक्टेंस का मान कम करेंगे और रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम हो जाएगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए किसी भी मशीन, किसी भी मोटर का। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रति यूनिट इम्पीडेंस, प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कम से कम होगा। बड़े अगर अल्टरनेटर की बात करें, बड़े अल्टरनेटर की बात करें तो बड़े अल्टरनेटर में प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान जो होती है ना वो 0.1 से 0.9 पर यूनिट होता है। कितना? 0.1 से 0.9 पर यूनिट होता है प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान। प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान जितना कम रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन का मान उतना ही कम रहेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ अगर प्रति यूनिट इम्पीडेंस का मान कम होगा तो फॉल्ट करंट का भी मान कम होगा, जिसके वजह से कम रेटिंग का सर्किट ब्रेकर हम यहाँ पर लगा करके काम कर सकते हैं। बड़ा फायदा होता है। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन एक प्रकार का क्या है, लाभ है कि हानि है? बताइए क्या है? हानि है, ठीक है ना। क्या है? हानि। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यही 25% आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन। अगर ये वोल्टेज रेगुलेशन 5% हो जाता तो और अच्छा होता हमारे लिए और अच्छा होता, ठीक है ना। ये है हमारी वोल्टेज रेगुलेशन। इसका पीडीएफ आपको हूबहू मिलेगा, कुछ भी नहीं मिटाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा। चलिए, है ना। अब कुछ बच्चों का बड़ा डिमांड आ रहा है यार कि सर जिस हिसाब से आप मैराथन क्लास ले रहे हो ना, तो बस एक हमारे लिए एक बैच लॉन्च कर दो, एक हमारे लिए बैच। तो बच्चों का जो डिमांड है वो, मैं तो एमपी से रहता हूँ, एमपी से पढ़ा रहा हूँ, एमपी में ही हमारी संस्था कोचिंग है जो भी है, बट वेस्ट बंगाल से भी कॉल्स आ रहे हैं ना। अगर जिनसे मेरा बात हुआ वो अगर इस सेशन को देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा होगा। वेस्ट बंगाल से 3-4 फ़ोन आया था कि सर आप बैच लॉन्च करो। एमपी से कई सारे कॉल्स आए हैं, यूपी से, बिहार से अभी जो वैकेंसी पंप ऑपरेटर की, कार्य निरीक्षक की आई हुई है, हरियाणा में एएलएम की वैकेंसी आने वाली है, ये आपका राजस्थान में भी वैकेंसियाँ चल रही हैं, है ना। तो सिंचाई विभाग में वैकेंसी आने वाली है ना।
तो कुल मिलाकर के सारे स्टेट से फ़ोन आ रहे हैं, सारे राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों का प्यार आ रहा है कि सर बैच हमें चाहिए। तो चिंता ना ही करिए दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको बैच मिलेगा, बहुत जल्द। ऐसा बैच का प्राइस रहेगा जो बिल्कुल अफोर्डेबल रहेगा, हर कोई इसको ले सकता है। नेक्स्ट देखना कि 3 फेज प्रेरण मोटर के अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग मोटर को दोनों दिशाओं में चलाना है। इस अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, कौन सा है? यानी कि उसको क्लॉकवाइज दिशा में भी घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा, दोनों दिशाओं में मोटर को घुमाने के लिए एकमात्र स्टार्टर है मेरे भाई, वो है चुंबकीय प्रवर्तक। केवल चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक स्टार्टर ओनली, मैग्नेटिक स्टार्टर ओनली। ये इसको वामावर्त, ये इसको वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दोनों दिशाओं में घुमाएगा, है ना, दोनों दिशाओं में घुमा सकता है, दोनों दिशाओं में ये घुमा सकता है। और केवल एक ही ऐसा हमारे पास स्टार्टर है जो वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों दिशा में मोटर को घुमा सकता है। ये प्रॉपर सर्किट डायग्राम आपके साथ खड़ी है, देखना इसको ध्यान से। यहाँ से आपकी मेन सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई 415 वोल्ट की आ रही है एसी वाली, और यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर हमारी एमसीसी भी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। 2 कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को अगर मैं नाम दे दूं C1 और C2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना, एक बात ध्यान रखना कि इसमें मैकेनिकली इंटरलॉकिंग वायरिंग होती है। कौन सा? मैकेनिकली इंटरलॉकिंग वायरिंग होती है। ये इंटरलॉकिंग वायरिंग इसलिए लगाई जाती है कि अगर कॉन्टेक्टर C1 हमारा स्टार्ट है तो C2 स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर C2 कॉन्टेक्टर स्टार्ट है तो हमारी ये फॉरवर्ड वाली कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मोटर या तो एक साथ में एक ही दिशा में न घूमेगी। अब दोनों कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे तो मोटर खराब हो जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ स्टार्ट ना होने पाए, इसलिए हम एक को इंटरलॉक करके रखते हैं, है ना। इस बात को जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बाकी स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर देखना है, ये केवल एक ही दिशा में घुमा सकता है, इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का कोई गेम नहीं होता है। बट इसकी पावर जो होती है ना, वो 5 HP से लेकर के, जो कि 3.7 किलोवाट के बराबर होता है, 5 HP से लेकर के, और ये हमारी 150 HP, 150 HP का कितना किलोवाट हो जाएगा? 100 प्लस होगा, 110 किलोवाट, है ना, 110 किलोवाट तक के मोटर को यह क्या कर सकता है? ऑन ऑफ कर सकती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बाकी है ड्यूल स्टार्टर। तो ड्यूल स्टार्टर हमारी जो है ना, ये केवल 3.7 किलोवाट, जो कि 5 HP तक के मोटर को ये क्या कर सकती है? ऑन और ऑफ कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन मैंने पढ़ा था डिप्लोमा के बुक में, है ना, मैंने उसमें ये देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग हम 40 HP तक के मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बट एक कंडीशन था उसमें कंडीशन ये था कि यदि मोटर को लगातार 8 से 10 दिन तक चलाना हो, 10 दिन तक चलाना हो, है ना, चलाना हो, तब हम 40 HP तक के मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? 8 से 10 दिन तक लगातार इसको चलाना है तब। बाकी आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी, कि केवल चुंबकीय स्टार्टर ही इस प्रकार का स्टार्टर है जो इसका प्रयोग रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों प्रकार के उसमें किया जाता है, दोनों दिशाओं में घुमाने के लिए करी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, इस मैराथन क्लास को ना आप लोग जितना शेयर कर सकते हो, अपना फुल पावर दिखा दो, अपना मेन पावर दिखा दो कि कितना आप शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, जितना शेयर करोगे उतना प्यार मिलेगा मुझे, और आपका प्यार ही मुझे ये सब करा रहा है ना। बाकी ऐसा क्लास पाने के लिए बच्चे हज़ारों हज़ार रुपए खर्च करते हैं, अपना घर बार, अपना सिटी शहर सब छोड़कर
दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर पैसों से खरीदते हैं बैच, ठीक है ना, और फिर इसी प्रकार का कंटेंट पाते हैं। जो आप लोगों का प्यार है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें दे रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे है ना मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और जो नहीं अफोर्ड कर पाते, वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से सीख सके और फिर सिलेक्शन ले सकें जिस विभाग में जाने का उनका मकसद हो। ओके, जहाँ एक भू संपर्कन प्लेट इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध वांछित मान से अधिक होता है, वहाँ 2 या 2 से अधिक प्लेटों का समांतर क्रम में प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में 2 प्लेटों को एक दूसरे से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड फर्स्ट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोड सेकेंड। मान लो कि ऐसे मान लो कि 8-10 इलेक्ट्रोड हो गए अर्थिंग के, तो सभी इलेक्ट्रोड को हम कैसे जोड़ते हैं, सभी इलेक्ट्रोड को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में इसका क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न बताऊं क्या है। आप जानते हैं ना कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसीलिए कम करने के लिए हम लोग कई बार क्या डालते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना, कोयला नमक पानी डालते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए। और समांतर क्रम में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है बहुत कम मान की आती है। इसीलिए हम 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में 8 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम कितना, लगभग 8 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगी, 8 मीटर, क्या आएगी, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अर्थिंग का काम क्या होता है और ग्राउंडिंग का काम क्या होता है। देखिए जो अर्थिंग होती है ना, उसका मेन पर्पज होता है लीकेज करंट, है ना, लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करना, लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करना, है ना। और इसका जो कनेक्शन किया जाता है वो धात्विक बॉडी के थ्रू की जाती है ना, धात्विक बॉडी के माध्यम से इसका जो है वो कनेक्शन किया जाता है। लेकिन अर्थिंग की ये बात है। ग्राउंडिंग में क्या होती है, ग्राउंडिंग का प्रयोग जो किया जाता है वो लीकेज करंट से सुरक्षा के साथ साथ ये क्या करता है, ये जो सिस्टम होती है हमारी वायरिंग सिस्टम, है ना, प्रणाली को संतुलित करने के लिए, किसके लिए, प्रणाली को संतुलित करने के लिए हम ग्राउंडिंग का प्रयोग करते हैं। इन द केस ऐसा मान के चलो आप कि जैसे कि ये हमारी आर फेज, वाई फेज, बी फेज, है ना, आर वाई, और 2 फेज के बीच में विद्युतीय अंतर कितना होता है, 3 फेज की 120 डिग्री। तो 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का वैद्युतिक अंतर है ना, और जो इसमें करंट चलेगा वो 120 वैद्युत डिग्री के अंतर पर चलेगा। और जब तक 2 फेज के बीच में 120 का अंतर है तो पूरा एवरेज जब निकालेंगे आप, तो जो न्यूट्रल तार यहाँ से निकलती है ना, उस न्यूट्रल तार में 0 एम्पियर का करंट चलेगा। कितना, 0 एम्पियर का। अगर ये वैद्युत डिग्री अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुए तो सर्किट हो जाएगी असंतुलित, अनबैलेंस, और न्यूट्रल तार से करंट चलने लग जाएगा। जैसे न्यूट्रल तार से करंट चलने लग जाएगा तो इस न्यूट्रल तार को हमें ग्राउंड करना आवश्यक हो जाएगा। तो इसी को कही जाती है ग्राउंडिंग। ये न्यूट्रल तार को आप क्या कहेंगे, ग्राउंडिंग करना जरूरी है, यहीं से आया ग्राउंडिंग। अब जो एक्स्ट्रा करंट लीकेज हो रही है उस एक्स्ट्रा करंट को हम ग्राउंडिंग के थ्रू क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राउंडिंग का मतलब होता है प्रणाली को सुरक्षा करने के लिए, संतुलित करने के लिए। और दूसरा ये है कि ये वोल्टेज नियंत्रण करता है, ये है ना, वोल्टेज नियंत्रण हेतु हम ग्राउंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर यही होगा, सी होगा। लेकिन एक और सवाल ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि एक घर जो है ना, घर से कितनी दूरी पर अर्थिंग जो है वो होनी चाहिए, अर्थिंग की जो रॉड है घर से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो ये 1.5 मीटर, कितना,
1 पॉइंट। आपका घर है, आप अपने घर में एक अर्थिंग का रॉड लगाना चाहते हैं तो घर की दीवार से कम 1.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ये हमें बताया गया है। कितना मीटर? 1.5 मीटर। 2 अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 8 मीटर। 2 इलेक्ट्रोड को कैसे जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक सवाल है जो ये बोला जा रहा है कि तरंग वाइंडिंग के लिए 2 क्रमिक कुंडलियों के बीच वाइंडिंग पिच को और क्या कहते हैं? परिणामी पिच। इसको क्या कहते हैं? परिणामी पिच, है ना। और परिणामी पिच को इस प्रकार से दर्शाते हैं, YP, है ना। तरंग वाइंडिंग के लिए 2 क्रमिक कुंडलियों के बीच वाइंडिंग पिच को अग्र पिच जो कि फ्रंट पिच होता है, पश्च पिच जो कि बैक पिच होता है, इसके रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो यार एक बात ध्यान रखना ना, ये किसके बारे में बोल रहा है? तरंग वाइंडिंग के बारे में, है ना। तरंग वाइंडिंग, तो तरंग वाइंडिंग में क्या होता है ना कि जो हमारी फ्रंट पिच होती है और बैक पिच, इन दोनों को जोड़ा जाता है। फ्रंट पिच और बैक पिच को जोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करना चाहूँगा, है ना, कि फ्रंट पिच क्या है और बैक पिच क्या है। ये देखो, ये बन गई ना, ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार का आपका कॉइल होगा डीसी मोटर के अंदर। ये वाली जो पार्ट है इसको हम कहेंगे फ्रंट पिच, ये हमारी है फ्रंट पिच, है ना। और ये हमारी है बैक पिच, ये वाली है बैक पिच, और ये है रियर पिच, ये है रियर पिच। तो देखिए फ्रंट पिच, बैक पिच, रियर पिच। तो फ्रंट पिच और बैक पिच को जोड़ेंगे तरंग वाइंडिंग में, लेकिन अगर यहीं पर लैप वाइंडिंग होता, यहीं पर अगर लैप वाइंडिंग होती तो फ्रंट पिच माइनस बैक पिच होता। क्या होता? फ्रंट पिच माइनस बैक पिच। और ये दोनों वाइंडिंग जो है ना, ये डीसी मोटर में ही की जाती हैं, इसको हम एसी मोटर में नहीं कर सकते। एसी मोटर में लॉन्ग शॉर्ट पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग चलती है, और डीसी में तरंग वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग चलती है। अगर मान के चलो कि एक 500 किलोवाट की डीसी मोटर है, उसमें किस प्रकार की आप वाइंडिंग करोगे? कमेंट करके बताइए। 500 किलोवाट की डीसी मोटर है, उसमें तरंग वाइंडिंग होगी या लैप वाइंडिंग होगी? अगला सवाल है, बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल है कि हैलोजन लैंप में निष्पादन बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए। बड़ा यूनिक सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है ना, कि हैलोजन लैंप है, इसमें निष्पादन बढ़ाना। निष्पादन का मतलब आप समझिए कि इसकी प्रकाश को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? प्रकाश। तो सामान्यतः किस गैस का प्रयोग करेंगे? अरे आर्गन गैस का नहीं होता, न जिनॉन का होता है, ना ही इसका होता है। ये सब CFL के अंदर भरे जाते हैं। ब्रोमीन गैस ही एक है, केवल ब्रोमीन गैस ही है जो इसके निष्पाद को बढ़ाता है। सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए हैलोजन लैंप से रिलेटेड। हैलोजन लैंप के अंदर जो फिलामेंट है, ये है सारे हैलोजन लैंप, है ना। इसके अंदर जो फिलामेंट है वो किसका है? वो टंगस्टन का बना है। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन हमें प्रकाश को बढ़ाना है। प्रकाश को बढ़ाने के लिए हमें ताप को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ताप को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्या बढ़े? ताकि प्रकाश बढ़े, है ना। अब प्रकाश को अगर बढ़ाने के लिए ताप को बढ़ाएंगे, मतलब कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ताप करेंगे तो टंगस्टन का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। टंगस्टन क्या होगी? पिघल जाएगी, जल जाएगी। और जब टंगस्टन पिघलती है ना तो इसका बड़ा एक बुरा प्रभाव है, ये पूरे ट्यूब को क्या कर देगा? काला। पूरे ट्यूब को ब्लैक कर देगा, है ना, पूरा ब्लैक कर देगा। इसीलिए ताप को बढ़ाने के बावजूद भी टंगस्टन का जो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड वाला गलनांक है ना, ये वाष्पीकृत ना होने पाए, ये वाष्पीकृत इसका ना होने पाए।
अगर वाष्पीकृत हो गया तो उसको हम कहते हैं कि हमारा लैंप जो है वो फ्यूज हो गया, खराब हो गया। तो अधिक तापमान पर भी हम इस लैंप से प्रकाश उत्पन्न करवाते रहें, इसलिए हमने क्या भर दिया, ब्रोमीन गैस भर दिया। ये जो हमारी हैलोजन लैंप होती है ना, इसकी जो ज्योति तीव्रता होती है, इसकी ज्योति तीव्रता, ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है कि ज्योति तीव्रता कितनी होती है। तो 20 से लेकर के 25 ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट, है ना। यानी कि 1 वाट का आपका हैलोजन लैंप रहेगा तो 20 से 25 ल्यूमेन का प्रकाश वो उत्पन्न करेगा। लाइफ टाइम की बात करूं अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं, जीवन काल, तो जीवन काल वही 2000 घंटा, 2000 से लेकर के 4000 हावर, 2000 से लेकर के 4000 हावर तक इसकी लाइफ टाइम होती है। चाहे आप लगातार 2000 घंटे चला लो, चाहे एक एक घंटे करके 2000 दिन चला लो है ना। इसका यूज बड़ा किया जाता है उसमें हेडलाइट में, है ना। अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग की जाती है कारों के हेडलाइट हेतु, कारों की हेडलाइट हेतु। अभी मैं कल परसों की ही कहानी बता रहा हूँ कि मैं 3 बजे शाम को, 3 बजे मतलब भोर में मैं अपनी कोचिंग के लिए घर से निकला। अब इतना ज़्यादा कोहरा था कि आज के टाइम पे जो मेरे पास बाइक है वो है, इसकी बाइक है, हीरो की बाइक है, उसमें एलईडी हेडलाइट लगी हुई है और इतना ज़्यादा कोहरा था कि वो उस एलईडी लाइट की पावर बिल्कुल नहीं है कि कोहरे को भेद करके प्रकाश आगे तक पहुंचा सके। हम मानते हैं कि एलईडी की जो ल्यूमेन प्रति वाट पावर है वो 100 ल्यूमेन प्रति वाट पावर है ना, जो कि CFL से भी ज़्यादा है और इससे तो बहुत ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन हैलोजन लैंप की एक बड़ी खासियत ये है कि कितना भी धुंधला रहे, कितना भी कोहरा रहे सर्दी के मौसम में, उस कोहरे को भेद करके और ये प्रकाश आगे चली जाएगी और आपको प्रकाश दिखेगा। लेकिन एलईडी लाइट में ससुरी दिख ही नहीं रही थी। अब हमें समझ नहीं आया, जो रास्ता मेरे लिए 12 से 15 मिनट का है कोचिंग तक पहुंचने का, उसमें मैं 35 मिनट में पहुंचा। अब आप सोच लो, गाड़ी 20-25 से स्पीड जा ही नहीं रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कुछ नहीं दिखता था, है ना। तो ये होता है हमारी जो ये लाइटें जो जल रही है ना अभी, एलईडी इन लाइट की, बस इस लाइट को तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए कार में, इस लाइट को कभी नहीं लगाना चाहिए कार में, ठीक है ना। लेकिन हो गया, बदलती तकनीकी के हिसाब से यूज हो रहा है, बस काम चल रहा है। अगला है गजब लेवल का सवाल है दोस्तों कि जब फोटोन सौर सेल के अर्धचालक पदार्थ से टकराते हैं तो क्या होता है तो वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। फोटोन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फोटोन हमें मिलता है सूर्य की किरण से। कहाँ से? सूर्य की प्रकाश से हमें फोटोन एनर्जी प्राप्त होता है। सुनो, जब फोटोन एनर्जी सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है ना, तो ये किस पर प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के अंदर होंगे। परमाणु में तो क्या और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, है ना। यहाँ पर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और ऑर्बिटल में क्या होगा? कक्षक में होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सूर्य की किरण है ये डायरेक्ट किस पर आती है? इस पे। ये डायरेक्ट आती है फोटोन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे। अब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है। क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो करके ये परमाणु से बाहर निकल आएगा, और जब परमाणु से बाहर निकल आएगा मतलब गति करने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन का गति ही कहलाता है हमारी करंट की गति। करंट चलने लगी। अब ये प्लेट है ना, ये करंट उत्पन्न कर दिया, करंट उत्पन्न हो चुका। इस करंट को चार्ज कंट्रोलर, यहाँ पर है ना, चार्ज कंट्रोलर के थ्रू इस पावर को, डीसी पावर को हम बैटरी बैंक में ले आएंगे। कहाँ पर? बैटरी बैंक में ले आएंगे, जहाँ पर डीसी सोर्स होगा। तो बैटरी बैंक में ला करके हम सारे वोल्टेज को यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमारी सोलर प्लेट है, हर एक प्लेट से 0.55 वोल्ट प्रति सेल
ये उत्पन्न होगी वोल्टेज। अब जितना सेल होगा उतना आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वोल्टेज कहाँ पर आएगी, बैटरी बैंक में आएगी और स्टोर हो जाएगी। हमारी बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए या ओवर डिस्चार्ज ना हो जाए, इसलिए चार्ज कंट्रोलर हमने लगा दिया। फिर ये बैटरी से हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी को एसी में बदलेगा, है ना, इस डीसी को एसी में ये परिवर्तित करेगा, क्योंकि हमारे घरों में जो कूलर, पंखा, एसी, टीवी जो लगी है सब एसी से चलते हैं, इसीलिए हमने डीसी बनाया और एसी में बदल करके इसको प्रयोग में ले लिया। ऑप्शन क्या होगा, वे पदार्थ के भीतर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, नहीं। फोटोन एनर्जी जो है पदार्थ के ऊपर भी, पदार्थ के भीतर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, नहीं। पदार्थ को अप्रभावित होकर गुजरते हैं, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, अवशोषित होते हैं। क्या होते हैं, अवशोषित। मतलब कि ये जो प्लेट है ये फोटोन को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये चार्ज करता है ना। ये है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो रीवा में है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में। और बहुत बड़ी रीवा, अगर आपको पता होगा तो रीवा में एक अभी 3-4-5 साल पहले एक टनल बना हुआ है ना, 1.5-2 किलोमीटर की टनल, पूरा पहाड़ को काट करके और टनल बनाया गया है। पूरा पहाड़ था, चट्टान था, उसको काटा गया है और अंदर ही अंदर टनल बनाया गया है। जैसे ही आप टनल क्रॉस करेंगे वैसे ही वो सोलर प्लांट, पूरे चट्टान का एरिया है 200-300 एकड़ ज़मीन, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा 200-300 एकड़ से 1000 एकड़ होगी। वहाँ पर मान लो कि पूरी प्लेटें बिछी हुई हैं और बहुत तगड़े का वहाँ पर पावर जनरेट हो रहा है ना। अपने मध्य प्रदेश में बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर पक्ष से चाल नियंत्रण विधियों में से एक नहीं है ना। रोटर पक्ष से चाल नियंत्रण विधियों में से एक नहीं है। रोटर धारा नियंत्रण, ये तो पहले ही बोल दिया कि रोटर साइड से हम चाल को नियंत्रित कर रहे हैं। आरोपित आवृत्ति को बदलकर, बिल्कुल आवृत्ति को बदलकर। कैस्केड नियंत्रण, ये भी रोटर साइड से होगा, ये भी रोटर साइड से होगा। यानी कि ये वाला, ये और ये तीनों है ना, मैं ऐसे चलो हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये और एक ये स्लिप रिंग मोटर के अंतर्गत ऐसा होता है ना। किसमें होगा, स्लिप रिंग 3 फेज प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग 3 फेज प्रेरण मोटर गति नियंत्रक, वो भी रोटर साइड से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारी आरोपित आवृत्ति वाली है ये स्टेटर साइड से है ना, ये स्टेटर साइड से आवृत्ति को बदलकर, स्टेटर साइड से आवृत्ति को बदलकर गति नियंत्रित किया जाता है ना। तो ये एक अलग था। अब आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा कि NS समानुपाती 120 F बटा पोल, जो कि सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के क्या है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। अब फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड घटेगी और बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर एक युक्ति लगाई जाती है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इस ड्राइव के जरिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के गति को स्टेटर साइड से परिवर्तित करते हैं। ये तीनों बल्कि रोटर साइड से हैं और ये है स्टेटर साइड से। आगे ना समझ में। अगला सवाल है कि ताप विद्युत संयंत्र में टरबाइन से गुजरने के बाद भाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताना। भाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत संयंत्र में टरबाइन से गुजरने के बाद भाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पूरा पावर प्लांट आपके पास है, ये पूरा पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट है हमारी NTPC की। देखना, इसके प्रोसेस को समझ जाओगे ना तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक कोल हैंडलिंग प्लांट है जो कि कोयला को पीसा जाता है। पीसने के बाद हमने बॉयलर में ले आया, बॉयलर में कोयले को जलाया, यहाँ पर स्टीम तैयार हुआ। ये स्टीम टरबाइन में चली गई और स्टीम का काम था कि टरबाइन में जो पंखुड़ियाँ हैं उन पंखुड़ियों को घुमाना। अब स्टीम जो है पंखुड़ियों को घुमा चुका, अब स्टीम का
कोई काम नहीं है। यानी कि यहाँ के बाद जो हमारी स्टीम है वो कहाँ चली जाएगी, एक पाइपलाइन के माध्यम से चली जाएगी कंडेंसर में। इसको कही जाती है संघनित्र, इसको क्या कही जाती है, संघनित्र, और कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं, और इसी को कूलिंग टावर भी कहा जाता है, इसी को कहते हैं कूलिंग टावर। तो ये पानी टरबाइन से एक पाइपलाइन के माध्यम से कहाँ चली गई, कूलिंग टावर में चला गया। कूलिंग टावर नाम से ही पता चल रहा है, पानी को कूल करना, पानी को ठंडा करना। क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रेशर कुकर होता है, खाना बनाने वाली जो कुकर होती है, जब उसमें से सीटी आप बाहर निकालेंगे और अंदर से जो गैस निकलेगा, उस गैस के ऊपर अगर आप अपना हाथ लगा देंगे तो जो गैस है ना वो पानी के छोटे छोटे बूंदों का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से जब स्टीम बॉयलर से तैयार हुआ और टरबाइन में की पंखुड़ियों में आया, जैसे ही पंखुड़ियों में वो स्टीम टच होगा वो तुरंत पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाएगी, लेकिन हीट इतना ज़्यादा रहेगा कि खौलता हुआ पानी, है ना। इसको फिर ले जाया जाता है संघनित्र में, कूलिंग टावर में, ऊपर से नीचे गिराया जाता है और हवा के संपर्क में आने से ये हीट इसका जो है वो कम हो जाती है। फिर इसी पानी को दोबारा, इस पानी को दोबारा वापस लाया जाता है पंप के माध्यम से, और हल्का सा और हीट करके, प्री हीट करके, और फिर बॉयलर में फिर डाल दिया जाता है ताकि फिर ये स्टीम तैयार हो सके। तो ये पूरा चक्र चलता है ना। तो वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है, नहीं, अगर आप वायुमंडल में मुक्त कर देंगे ना तो इतना पानी चाहिए कि पानी की आपूर्ति फिर हो भी नहीं पाएगा। इसे संघनित्र में पुनः जल में संघनित कर दिया जाता है, यही आपका आंसर सही होगा। यानी कि इसको कूलिंग टावर में भेज करके पुनः जल में परिवर्तित कर दिया जाता है और ठंडा जल बना दिया जाता है ना। सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है, बॉयलर में वापस भेजा जाता है, नहीं, सुपर हीटर यहाँ पे लगती है, टरबाइन और बॉयलर के बीच में सुपर हीटर होगा, तो ये गलत है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, नहीं। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर पर कौन सी वोल्टता कॉइल, किस प्रकार के वोल्टता कॉइल के शीर्ष पर कुंडलित की जाती है ना। किस प्रकार की वोल्टता कॉइल, तो ये देखना, ये है हमारी, लिखा भी है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो आंसर तो कोर होगा ना। अब ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी होगा, इनमें से कौन सा होगा देखना। होगा तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, हाई वोल्टेज, है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टेज, और यहाँ पर होगा निम्न वोल्टेज। यानी कि ये आप समझिए कि हाई वोल्टेज कुंडली लो वोल्टेज कुंडली के शीर्ष पर, यानी कि उसके ऊपर रखी जाती है। आप देखिए ना, इसमें क्या है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये एलवी प्राइमरी है, यानी कि लो वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग है ना। ऊपर वाली हाई वोल्टेज वाली है, ऊपर वाली हाई वोल्टेज वाली है, यानी कि लो वोल्टेज को कोर के नज़दीक रखा गया है कि नहीं, रखा गया है। निम्न वोल्टता कॉइल को, निम्न वोल्टता कॉइल को कोर के पास रखा गया है ना, कोर के पास रखा गया है। पता है क्यों रखा गया है, इसके पीछे का बहुत ही तगड़ा रीज़न है, बहुत तगड़ा रीज़न है। रीज़न नंबर फर्स्ट ये है, पहला ये है कि इंसुलेशन की वजह से, है ना। पहला ये है कि इंसुलेशन, आप जानते हैं ना कि जो इंसुलेशन होता है, कोई भी हम कॉपर तार जब बाइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है ना, वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगा होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोर के पास में लो वोल्टेज हमने रखा ताकि हमें कम इंसुलेशन से काम चला सके हम, तो इंसुलेशन की वजह से। दूसरा, लीकेज रिएक्टेंस कम से कम हो, लीकेज रिएक्टेंस जो है ना, रिएक्टेंस कम से कम लीकेज हो, इसलिए हमने उसको कोर के नज़दीक रखा, दूसरी कारण। और तीसरा जो है कूलिंग के हिसाब से, इसको कूलिंग करना आसान हो जाएगा। और चौथा बहुत बड़ा रीज़न है जो, वो ये है कि जो हमारी हाई वोल्टेज वाली कॉइल है वो लो वोल्टेज वाली कॉइल के ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें आसानी से टैपिंग निकाल सकते हैं हम सॉरी, टैपिंग निकालना आसान हो जाए, टैपिंग निकालना आसान हो जाए,
है ना, टैपिंग निकालना आसान हो जाए। इसलिए मान लो कि हाई वोल्टेज को अंदर साइड रख देते तो उस कॉइल से टैपिंग निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो हम टैपिंग आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के ऊपर रखा और लो वोल्टेज को कोर के पास में रखा, ठीक है ना। इसलिए तो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज वाली कॉइल लो वोल्टेज वाली कॉइल के ऊपर रखी जाती है। रीजन ये सारे, ओके। आगे बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो 585 नंबर का सवाल, 10 सवाल कंप्लीट हुए हैं ना। महोर में निरोधक के लिए विसर्जन पथ का प्रावधान किसके द्वारा संभव है? वो देखना, ये तो अर्थिंग ग्राउंडिंग के द्वारा ही संभव है, ग्राउंडिंग के द्वारा संभव है। आप देखते होंगे ना कि बरसात के सीजन में कितनी तगड़ी बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो बादल फटते हैं, बादल गरजते हैं, और कभी कभी तो वो भी गिरता है गाज, आकाशीय विद्युत, जिसको क्या कही जाती है? आकाशीय विद्युत। अब जो हमारी पावर स्टेशन होती है, विद्युत स्टेशन होती है, उसमें बहुत लाखों लाखों रुपए के उसमें उपकरण लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर होता है, इन बड़े बड़े हमारे ये ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी, बहुत सारे उपकरण, पैनल्स लगे होते हैं। अगर उस पर ये आकाशीय बिजली गिर गया तो मान लो अगर फॉल्ट हो गई लाइन, तो लाइन में पूरा आग लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या बनाया? विसर्जन पथ के लिए महोर में निरोधक, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर, इसको क्या कही जाती है? लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर इसका नाम है। अब लाइटिंग अरेस्टर काम कैसे करता है पता है? ये तार है, मान लो ये क्या है? ये एक तार है। मान के चलो कि इसमें एक वोल्टेज चल रही है, कुछ भी मान लो कि 220 या फिर 132 के भी मान लो, 1,32,000 वोल्टेज इस तार में से चल रही है। अब इसका 10 गुना मान लो कि आकाशीय बिजली आया और 13,20,000, है ना, किलो वोल्ट, 1,32,000 किलो वोल्ट, यानी कि जैसे ही आकाशीय विद्युत गिरा इस तार पर तो 10 गुना वोल्टेज बढ़ गया। अब 10 गुना वोल्टेज बढ़ेगा, आपका मान लो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग ही इतना है ना, 132 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो फिर ट्रांसफार्मर तो निपट जाएगा, आपका जल जाएगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। तो हमने क्या किया इसको कि एक लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया। लाइटिंग अरेस्टर में देखो एक तार आई यहाँ पर, और ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर बीच में स्पार्क गैप है, फिर आगे है रेजिस्टेंस, आगे क्या है? रेजिस्टेंस। ये जो हमारी लाइटिंग अरेस्टर होती है ये सिलिकॉन कार्बाइड की बनती है। ये किसकी बनती है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का मुख्य गुण होता है कि निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, इसका ये मुख्य गुण होता है, निम्न प्रतिरोध। कब निम्न प्रतिरोध होगा? इसमें ऐसा होता है ना कि ये एनटीसी प्रकार के होते हैं, इसका टेम्परेचर जैसे ही क्या हो, एनटीसी प्रकार के होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस घटा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये तुरंत ग्राउंड हो जाएगी, ये सारी वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो गैप है ना, इतना हाई वोल्टेज आने पर यहाँ का जो हवा है वो चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होते ही स्पार्किंग के माध्यम से इस तार से इस तार पर करंट अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कम है, और रेजिस्टेंस का मान कम होने से आसानी से लीकेज वोल्टेज जो है, लीकेज करंट जो है या सर्ज वोल्टेज जो है वो आसानी से ग्राउंड हो पाएगी। इसको सर्ज वोल्टेज कही जाती है। आकाशीय बिजली को हम सर्ज वोल्टेज के नाम से देते हैं। 10 करोड़ पावर का आकाशीय बिजली होती है। आकाशीय बिजली का अगर पावर आप देखेंगे 10 करोड़ होता है, ठीक है ना। तो इतना हैवी वोल्टेज को हमें ग्राउंड करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए भू संपर्कन विसर्जन पथ के हिसाब से हमने ग्राउंडिंग को चुना है। अनाकार धातुएं आमतौर पर किसके द्वारा उत्पादित होती हैं? तो रैपिड ये सॉल्डिफिकेशन के द्वारा होता है, शीघ्र पिंडन के द्वारा। औद्योगिक मशीनों के लिए गति या कंपन की आवश्यकता वाले स्थितियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इस सवाल को लेकर के, मुझे पता है कंफ्यूजन वाला सवाल ही है। बोल रहा है कि औद्योगिक मशीनों के लिए गति या कंपन की आवश्यकता। अब मशीन जो है ये गति, अब वाइब्रेशन मशीन कब करता है? जब बहुत कम वोल्टेज होता है, या ओवरलोड होती है, या फिर
मोटर का जो रोटर बार होता है वो टूट जाए, या फाउंडेशन नट बोल्ट लूज हो, या पूरा फाउंडेशन ही लूज हो जाए, उसी गति में कंपन करते हैं मोटर, या फिर बैरिंग खराब हो जाए। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि वायरिंग के बारे में पूछ रहा है, तो इसके लिए वायरिंग जो होगा ना, ये लचीली वायरिंग होगी। कौन सी? लचीली वायरिंग। लचीली वायरिंग में ऐसा होता है ना कि इस वायर के, इस तार के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड तार पतले पतले होते हैं, है ना, जो ऐसे ऐठे हुए से होते हैं, जो उसको लचीला बना देता है। अगला बोला जा रहा है कि स्टेटर के कुंडली संयोजन में परीक्षण के लिए कुंडली कंपास विधि में यदि कंपास सुई दो आसन्न ध्रुवों के बीच एक ही दिशा में इंगित करती है तो यह क्या दर्शाता है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो 50% बच्चे भयभीत हो जाएंगे कि सर क्या पूछ लिया, है ना, क्या पूछ लिया, मतलब कि पी खा के बनाया है क्या सवाल। तो समझो जो सवाल बनाता है ना वो तो कुछ तो नशे में रहता ही है। इस बात की नशा होती है उसको कि सवाल कहीं आसान न बन जाए सवाल कहीं आसान न बन जाए, नहीं बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे, सीट तो इतना ही है। अभी देखिए MPPGCL की वैकेंसी आई है ना डिप्लोमा के लिए, कितना 92 सीटें हैं। अब बच्चे तो मान लो 92,000 भर देंगे, सिलेक्शन होना है 92 का ही, तो क्वेश्चन तो टफ होना चाहिए कि नहीं। अगर मान लो 93 लोग सिलेक्शन ले लिए तो पोस्ट एक कम पड़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तो इसमें देखना, सबसे पहली बात ये आप समझिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है कि एक आपने मोटर की आर्मेचर में वाइंडिंग किया हुआ है, वो वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो सही है कि गलत है, उसका आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। अब सुनो, स्टेटर की कुंडली, स्टेटर में हमने वाइंडिंग किया, उसका हमने कनेक्शन किया, कनेक्शन सही है कि गलत है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं। और परीक्षण किस विधि से कर रहे हैं? कंपास विधि के द्वारा हम कर रहे हैं। और कंपास विधि क्या बता रहा है कि दो आसन्न ध्रुवों के बीच एक ही दिशा में इंगित कर रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक रिवर्स पोल है, एक रिवर्स पोल है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट ये सुनो, जो स्थिति फर्स्ट है वो ये है कि अगर मान लो कि दो आसन्न ध्रुवों के बीच, है ना, दो आसन्न ध्रुवों के बीच, दो आसन्न ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता, चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता अगर विपरीत आती है, या फिर विपरीत आती नहीं, विपरीत इंगित होती है, इंगित होती है, तो आप समझ लो कि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो आप इस स्थिति में समझना जो हमारी संयोजन है, यानी कि जो कनेक्शन है वो कैसा है? सही है, कनेक्शन सही है ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही दिशा में इंगित हो रही है, इसका मतलब कि एक पोल रिवर्स है। अभी अब मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, है ना। क्या हो रहा है? ये देखिए मोटर का पोल हो गया, ये मोटर का दूसरा पोल, ये मोटर का दूसरा पोल। अब आप देखो, आप ये देखने का प्रयास करिए कि एक तो होगा N पोल और एक होगा S पोल, है ना। ये बोल रहा है ना कि दो आसन्न ध्रुव, आसन्न ध्रुव का मतलब ये होता है ये दो ध्रुव हो गए, एक N पोल होगा एक S पोल होगा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता विपरीत होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, तभी तो इसमें आकर्षण का गुण लगेगा, तो खींचेगी तो फिर शाफ्ट घूमेगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। अगर कनेक्शन गलत हो गया तो सब गुण गोबर हो जाएगा, है ना। और इसने गुण गोबर ही कर दिया है, एक रिवर्स पोल पर है, यही आपका सही आंसर होगा। ये है, देख लो, ग्राउलर है। इस ग्राउलर को भी सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट की AC सप्लाई दी जाती है। और ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, बॉडी फॉल्ट, सब अर्थ ग्राउंड वगैरह सब चेक कर देती है ये, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 889 का, समांतर प्रचालन के लिए डार्क लैंप विधि द्वारा 2-3 फेज अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग किया जा रहा है। इनमें से कौन सी स्थिति यह निरूपित करती है कि सिंक्रोनाइजेशन की सभी शर्तें पूरी हो गई है? अगर सिंक्रोनाइजेशन की सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो सारे लैंप बंद हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन बहुत तगड़ी है। यहाँ से सवाल कम से कम 5-7 सवाल तैयार होते हैं। देखो, ये एक रनिंग मशीन था अल्टरनेटर, ठीक है ना। एक और हमें अल्टरनेटर लगाना है, ये दूसरा वाला है। तो जैसा इसकी स्थिति थी, जैसा सारे विद्युतीय पैरामीटर इसके थे, वैसा ही इलेक्ट्रिक पैरामीटर इसके भी होने चाहिए। कौन कौन से? सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वो ध्यान दीजिए पहले, है ना। जो सिंक्रोनाइजिंग है तो सिंक्रोनाइजिंग की मुख्य शर्तें कौन कौन सी हैं ये आपको पता होगा, तभी आप जान पाएंगे, तभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो पहला शर्त होना चाहिए कि वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों का वोल्टेज कैसा हो? समान हो। दूसरा, आवृत्ति कैसा हो? तो आप कहेंगे सर आवृत्ति दोनों मशीन का एक समान होना चाहिए। इसके अलावा फेज कोण कैसा हो? फेज कोण दोनों का कैसा होना चाहिए? सर 0 होना चाहिए। और फेज अनुक्रम कैसा होना चाहिए? फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए, दोनों का एक समान होना चाहिए। पांचवा, प्रतिबाधा कैसा होना चाहिए? तो ये इम्पीडेंस प्रतिबाधा भी समान होना चाहिए। 6 नंबर, केवीए रेटिंग कैसा होना चाहिए? तो ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर केवीए रेटिंग समान कर दोगे तो बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन माना जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर इसके हैं, है ना। ये 1 नंबर वाला है जो पहले से चल रहा था, ये 2 नंबर वाली मशीन है जो बाद में जोड़ा गया है। तो ये सारे पैरामीटर इसके हैं। अब इसी के जैसा इसका भी होना चाहिए, तभी सिंक्रोनाइजिंग हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन भी लागू होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारी लैंप है ना, पहला अगर लैंप मान के चलो, लैंप जलती बुझती है, लैंप जलती बुझती है, मान के चलो कि आपने ये लैंप देखा है ना कि आर फेस में एक ग्रुप लगा हुआ है 2 लैंप का, वाई में एक ग्रुप लगा है 2 लैंप का, और बी में एक ग्रुप लगा है, यानी कि टोटल 3 ग्रुप हैं लैंप के हर फेज का। तो अगर लैंप जलती बुझती है तो आप समझ लो कि यहाँ पर दिक्कत किसकी है? दिक्कत किसकी है? आवृत्ति की। किसकी है? आवृत्ति की। आवृत्ति अगर समान नहीं होगा, दोनों का आवृत्ति समान नहीं होगा, तो लैंप क्या करेगी? लैंप जलेगी और लैंप हमारी बुझेगी। अगर मान के चलो कि लैंप एक साथ जलती बुझती नहीं है, एक साथ नहीं बुझती हैं या फिर नहीं जलती हैं, नहीं जलती है, लैंप एक साथ नहीं जलती है, तो आप ये समझ लो कि वोल्टेज में अंतर है। किस में अंतर है? एक साथ नहीं जलते तो फेज क्रम में अंतर है। फेज क्रम अलग अलग है ना। इसका आर फेज उसके वाई में जुड़ गया होगा, या इसका बी फेज उसके आर में जुड़ गया होगा, ऐसा हो गया होगा। तो लैंप जो है ना ये एक साथ नहीं जलेंगे बुझेंगे। तीसरा स्थिति कि लैंप तीव्र प्रकाश नहीं होते, या फिर लैंप धीमा जलते हैं, लैंप धीमा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर लैंप धीमा प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं तो समझ लो आप लोग कि वोल्टेज का मिलान नहीं हो पाया है, वोल्टेज जो है वो वोल्टेज में अंतर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक और कंडीशन लिख लेना कि अगर सारे लैंप बुझ गए, इसका मतलब हमारी सिंक्रोनाइजेशन 100% करेक्ट हो चुकी है। लेकिन ये वाले, ये देखो ग्रुप 1 और ये जो एक है ग्रुप 2, ये तो क्या करेंगे? ये प्रकाशित होंगे, ये प्रकाशित होंगे, है ना। और ये वाली जो लैंप है ना ये बुझ जाएगी। ये क्या होगी? बुझ जाएगी। कब बुझेगी? जब सिंक्रोनाइजिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चारों स्थितियां याद रखना कि जब लैंप जलती बुझती है तो समझ लेना कि आवृत्ति मैच नहीं हो पाया है। अगर लैंप
एक साथ जलती बुझती नहीं है, तो ये फेज क्रम में प्रॉब्लम है, फेज क्रम को मिलान करो। लैंप धीमा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज में झोल है, कहीं पर वोल्टेज मैच नहीं कर रहा होगा। अगर सारे लैंप जल बंद हो गए, इसका मतलब ओके रिपोर्ट है, 100% सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट है। सारे लैंप अदीप्त हैं और सभी एक समय स्फुरित होते हैं, गलत है। सभी लैंप स्फुरित हैं यानी कि जल रहे हैं, नहीं है। सभी लैंप द्युतिमान है, गलत है। पूरी तरह से अदीप्त है, ये ही होगा। ऑल लैंप आर कंप्लीटली डार्क, कंप्लीटली डार्क है, क्योंकि डार्क लैंप विधि आप पढ़ रहे हो। ब्राइट लैंप विधि पढ़ते तो वहाँ पर जलते सारे के सारे, ठीक है ना। आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, इतना ईजिली भाषा में आपको समझाता हूँ ना, इतना ईजी समझाता हूँ कि सीधे मेरी बात आपके दिमाग में घुसना चाहिए, डायरेक्ट, है ना। कोई भी बात को न तो घुमाता हूँ, न बात में मैं लाग लपेट लगाता हूँ। हर एक बात इतना शुद्ध भाषा हिंदी में बोलता हूँ, आपको समझ में आता होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि किसी तुल्यकालिक मोटर में आवश्यक उत्तेजन प्रदान करने के लिए रोटर वाइंडिंग निम्नलिखित में से किस घटक में संयोजित की जाती है। रोटर वाइंडिंग, तो ये तो रोटर वाइंडिंग जो है ना, ये डीसी प्रदाय टर्मिनल दिया जाता है, और ये डीसी टर्मिनल दी जाती है सिंक्रोनस मोटर के फील्ड वाइंडिंग पर। कहाँ पर? फील्ड वाइंडिंग पर दी जाती है डीसी वोल्टेज, ताकि क्या हो सके, ताकि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सके, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सके, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सके। अब देखना यार कि जो फील्ड वाइंडिंग पर आपने डीसी वोल्टेज दिया है, तो डीसी वाला ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा स्थिर मान का। तो जो हम इसके रोटर पर हम वितरक वाइंडिंग करते हैं, रोटर पर हम क्या किए हैं, वितरक वाइंडिंग। जो हमने रोटर पर वितरक वाइंडिंग किया गया है, इस वितरक वाइंडिंग से हमें कैसा मिलता है, एसी पावर मिलती है, एसी वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर एसी, यहाँ पर डीसी। तो दिक्कत यहाँ पर ये होता है ना कि जो डीसी टर्मिनल पर डीसी वोल्टेज हमने दिया है, इस डीसी का कुछ गुण एसी में जा करके मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्सेटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग, यानी कि रिपल्स का आना। इसी रिपल्स को ख़त्म करने के लिए हम वितरक वाइंडिंग लगाते हैं, इसी रिपल्स को समाप्त करने के लिए वितरक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। लो भाई, आ गया 591 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। पूरे भारत में कंपेयर करके पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देख लो भाई, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। अभी मैं आपको सीरियल से बता दूं या डायरेक्ट आंसर बताऊं? चलो डायरेक्ट आंसर बताता हूं पहले। कुडनकुलम कहाँ है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में है कि महाराष्ट्र में? तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। और ये दो देशों के सहयोग से बना है ये, पहला भारत और दूसरा रूस, दोनों देश के सहयोग से इसको बनाया गया है तमिलनाडु। और इसकी जो क्षमता है वो है 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और तमिलनाडु राज्य में है, भारत और रूस से इसको, इन दोनों के मेन पावर से, इसके सहयोग से मतलब बना हुआ है। और तारापुर तो देखो महाराष्ट्र के अंतर्गत है यार, ये तारापुर है हमारी महाराष्ट्र में। और ये है 1400 मेगावाट की पावर, 1400 मेगावाट की क्षमता इसकी है ना। अब कैगा वाला तो ये यहाँ पर है ना, कर्नाटक में है कैगा। यहाँ की वैकेंसी भी आती है, कर्नाटक में है। और इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट क्षमता। और यहाँ पर वैकेंसी भी आती है। तारापुर की तो कई बार आई हुई है, कुडनकुलम की कई बार आई हुई है, कैगा की मतलब बीच बीच में आती रहती है। जैसे इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टेक्नीशियन, तो ऐसे ये वैकेंसी जारी कर देते हैं। नरोरा वाला है, ये है यूपी के बुलंदपुर शहर में, है ना। यूपी वालों, उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में, उत्तर प्रदेश में है ना बुलंद शहर,
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, और बड़ा छोटा यूनिट है, 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कितना है? 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो देख लो सबसे बड़ा क्षमता वाला कौन सा है? यही तो है 2000, यही तो है इसकी कैपेसिटी। तो आंसर भी ऑप्शन नंबर डी को ही मैंने टिक किया है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जब आएगी वैकेंसी तो मैं पक्का आपको बताऊंगा, इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है कि ट्रिपल पोल एमसीबी ये प्राय कितने प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये जो आपकी है ना क्वेश्चन, ये गेल के द्वारा पूछा गया है। 3 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक, और ये औद्योगिक की दृष्टि से, औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों के हिसाब से ये होता है इतना, 3 एम्पियर से 60 एम्पियर तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कौन सा उपकरण ऊर्जा मापने के लिए, ऊर्जा मतलब किलो वाट हावर, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के ऊर्जा मापी होते हैं, डायनामो प्रकार के नहीं होते हैं, है ना। यही आपका आंसर सही होगा, डायनामो प्रकार के नहीं होते हैं। अगला है कि एकाधिक ठीक है, एकाधिक इलेक्ट्रोड वाली भूसंपर्कन प्रणाली में प्रत्येक इलेक्ट्रोड की गहराई से समग्र भूसंपर्कन प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? गहराई बढ़ाओगे भाई, रॉड जो है अर्थिंग की, जितना अंदर तक गाड़ोगे उतना ज़्यादा नमी बढ़ेगा, और नमी तो हम बढ़ाने के लिए ना कोयला और वो डालते हैं नमक कि नमी बढ़े, और रीजन होता है कि प्रतिरोध कम करना। इसका मतलब कि जो रॉड आप गाड़ रहे हैं ज़मीन पर, उसको ज़्यादा नीचे तक गाड़िए ताकि ज़मीन में नमी जो है वहाँ तक आपकी रॉड पहुँच जाए और प्रतिरोध का मान कम हो जाए। अब ऑप्शन ढूंढ लो भाई, या मृदा के संपर्क में इलेक्ट्रोलाइट के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अरे कमी बोल दिया ना, कमी बोल दिया तो नहीं करेंगे इसको सही, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। यह गहरी मृदा परतों के उच्च प्रतिरोध, अरे भाई साहब, यह अधिक गहराई पर मृदा के साथ अच्छे संपर्क के कारण प्रतिरोध को कम करता है। बिल्कुल, अगर प्रतिरोध कम नहीं हुआ तो आपको चारकोल डालना है, नमक डालना है और पानी, चारकोल, नमक, पानी डालना है। लेकिन मान के चलो कि ऐसा आपके पास एक स्टेशन है जो बहुत बड़ा है ना, बड़े पावर स्टेशन है, उस बड़े पावर स्टेशन का अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0.5 ओम। ओके, अगर पूछ दे कि मेजर पावर स्टेशन के बारे में बता दो आप, मेजर पावर स्टेशन का कितना होता है, तो लिखना सर 1 ओम, है ना। अगर पूछे कि छोटे वाले का, कि छोटे पावर स्टेशन, कोई मान लो छोटा एसएस है, तो उसका कितना होना चाहिए? उसका 2 ओम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा जो चट्टानी होते हैं, है ना, चट्टानी पावर स्टेशन या फिर चट्टानी क्षेत्रों वाले पावर जो स्टेशन होते हैं, उनका 8 ओम होता है। यानी कि पथरीली जो ज़मीन है, पथरीली मिट्टी में अगर आप अर्थिंग का इलेक्ट्रोड गाड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध 8 ओम तक होगा, बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पत्थरों में नमी कहाँ होती है, इसलिए। नेक्स्ट देखना, एक न्यूमेरिकल सवाल है तो बड़ा इजी, लेकिन आप फंस सकते हैं, है ना, एग्ज़ाम में आप फंस सकते हैं कि 20 केवीए की इसकी क्षमता है और 2400 वोल्टेज से 2400 वोल्टेज, यानी कि ये स्टेप डाउन कर रही है ना, ये क्या कर रही है? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रही है, 10 गुना वोल्टेज को डाउन कर रही है, और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है, उसमें आंकड़े प्राप्त किए गए हैं कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 72 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट 8 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट पावर 280 वाट है। उच्च वोल्टेज साइड पर रखा गया है और द्वितीयक को लघुपथित किया गया है। उच्च वोल्टेज साइड की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया गया है? शॉर्ट किया गया है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? उच्च वोल्टता साइड पर रखा गया है, लो वोल्टेज वाली है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्रतिरोध पूछा है, पावर के लिए सूत्र क्या होता है? शॉर्ट सर्किट पावर बराबर I²R होता है ना, P बराबर I²R। तो शॉर्ट सर्किट करंट का वर्ग गुणे R, तो R का यहाँ से फॉर्मूला हम सेट कर ही सकते हैं, है ना, ये हमारी फॉर्मूला बन गया। अब R बराबर क्या होगा?
शॉर्ट सर्किट पावर कितना दिया 280 वाट। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 8 का वाट 8 64 है ना। कितने बार में भाग जाएगी देखना दोस्तों, 4 चौके 16, 4 चौके 16 160 70 80 सॉरी 4 चौके 16, 6 चौके 24 240 और 4 चौके 16 40 50। ठीक है, 4 बार में जाएगी। कितने बार में 4 बार में। फिर भाग नहीं जाएगी, रखना पड़ेगा पॉइंट। ऑप्शन कुछ मिल रहा है क्या? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया ना, 4.4 यहाँ पर 4 आएगा, 4.4 ओम। आप पूरा हल करेंगे तो हो सकता है 4 पॉइंट के बाद 4 ना आए, कुछ कम आए, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑप्शन भी एक ही है, ये होगा। क्या आपके कार्यस्थल पर जब आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले दुम दबा करके भाग जाना चाहिए, है ना। जान बचे तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए यही कहावत है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप किसी भी फर्म का, किसी उद्योग का, किसी कंपनी का एक सरकारी एम्प्लॉय बन जाते हैं तो पूरा दायित्व होता है आपका कि उस कंपनी को आगे बढ़ाना। जो आपको ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाना, और उस ड्यूटी के दरमियान अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है ना, अपने सीनियर के साथ उसका ख्याल रखना है। कोई दुर्घटना घट जाता है तो खुद को कैसे सुरक्षा पहुंचाएं और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप चूज करिए कि किसी और के कार्यभार संभालने का इंतजार करना चाहिए, मतलब आप बड़ा लापरवाह हो जाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो गलत है। व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, या फिर आपातकालीन सेवाओं को बुलाना और खुद को जोखिम में डाले बिना स्थिति का आकलन करना। घायल व्यक्ति को दवा देना नहीं, दवा बाद में देंगे। व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना या आपातकालीन सेवा, ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि केस कैसा है, इमरजेंसी केस है। व्यक्ति जो है वो घायल हो चुका है, ठीक है ना, तो सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के ही क्या करेंगे हम, अचार थोड़ी डालेंगे उसका। आपातकालीन यानी कि एम्बुलेंस आप बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, घायल हो चुका है, और खुद को जोखिम में डाले बिना, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, तभी जाकर के किसी के बारे में अच्छा कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खतरे का संकेत देने वाली सुरक्षा सामान्यतः किस रंग का होता है? खतरे का मतलब निषेधात्मक चिन्ह हो गया, है कि नहीं। निषेधात्मक चिन्ह, जो निषेधात्मक चिन्ह है, देखो ये निषेधात्मक जो संकेत है, इसका सबसे पहले देखो, मैं पहले ही बता देता हूं यहां पर लिख के कि इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होगा, और चित्र जो होगा उसका रंग होगा काला, है ना। इसका जो बॉर्डर होगी वो होगी लाल रंग की। इसका जो क्रॉस बार होगा वो कैसा होगा, वो भी लाल रंग का होगा, ठीक है ना। चित्र काला, बॉर्डर, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि जो होगी वो होगी सफ़ेद कलर की, वो होगी सफ़ेद कलर की। अब आ जाओ ऑप्शन की तरफ। क्या बोला जा रहा है कि खतरे का संकेत देने वाली सुरक्षा किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग का। पीला किसका होता है? चेतावनी का, है ना। चेतावनी संकेत का पृष्ठभूमि होता है ये, चेतावनी संकेत का पृष्ठभूमि। हरा किसका होता है? ये होता है हमारी सूचनात्मक का, ये होती है सूचनात्मक की। नीला तो किसी का नहीं होता है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? R समानुपाती रो इंटू L बटा A।
अब देख लो ये सारे फैक्टर जो है, सारे पैरामीटर प्रभावित करते हैं, जो इसमें से होगा वो नहीं करेगा। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, करता है। तार की लंबाई l है, करती है। तार किस पदार्थ का बना हुआ है, यही तो है, कॉपर का है तार, की एल्यूमिनियम का है, कि जीआई का है, स्टील का है, किसका है, वही तो पदार्थ की प्रकृति है, इस पर करता है। रोधन का रंग यानी कि इंसुलेशन का रंग पर डिपेंड नहीं करता, प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंसुलेशन का कलर होता है। इंसुलेशन के कलर से ही हम पहचान करते हैं कि आर फेस की तार है, कि वाई फेस की है, कि बी फेस की है। बाकी करंट को थोड़ी छूते हैं कि आर फेस का करंट ज़्यादा तगड़ा होगा, ज़्यादा झटका मारेगा, वाई का कम झटका मारेगा, बी का और कम झटका मारेगा। भाई हम तार की कलर को ही देख करके पता लगाते हैं कि किस फेस की तार है। तो तार का कलर होना चाहिए, है ना, तो रोधन का कलर होना चाहिए, लेकिन ये रोधन का कलर फेज अनुक्रम को इंडिकेट करता है, ना कि तार के प्रतिरोध को, इसलिए ये गलत हो गया। एक और सवाल है, देखना कि 11,000 वोल्टेज को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि ये भी है स्टेप डाउन प्रकार का ही, स्टेप डाउन है। 100 केवीए की पावर क्षमता वाला ट्रांसफार्मर है, जो कि शून्य लोड पर 420 वोल्ट और पावर फैक्टर इतना है, और वोल्टता 400 वोल्ट है। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा हमारे, नो लोड पर 420, नो लोड पर 420, फुल लोड पर 400 बट्टा 400 गुणे 100%, ये बच जाएगा 20, 2 जीरो और 100 से गुणा करोगे तो मिल जाएगा, ये हो जाएगी 400, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, कितना होगा 5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना, बड़ा आसान सवाल था। लास्ट सवाल है आज का, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी रिले वोल्टता स्थिरकों में उपयोग की जाती है। तो ये वोल्टता स्थिरक का मतलब स्टेबलाइजर, क्या है, स्टेबलाइजर। और ये देखिए एक स्टेबलाइजर आपके सामने खड़ी है। स्टेबलाइजर का मेन काम क्या होता है, जो आउटपुट में वोल्टेज होती है, केवल वोल्टेज की बात हो रही है, धारा की नहीं, आउटपुट में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना, वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना। इसके अंदर पता है क्या लगी होती है, इसके अंदर लगी होती है ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर क्या लगी होती है, ट्रांसफॉर्मर। देखिए अगर मान के चलो कि आपकी मोटर है जो 415 वोल्ट की सप्लाई उसको चाहिए चलने के लिए, अगर वोल्टेज मान लो कि 250 वोल्टेज आ रही है, तो फिर आपकी मशीन तो अच्छे से चलेगी नहीं। तो ये क्या करेगा कि जितना वोल्टेज घट गया है उसको वो पूरा कर देगा। मान के चलो कि 415 वोल्ट चाहिए लेकिन आ रहा है 650 वोल्ट, तब तो मोटर निपट जाएगी हीट होकर के। तो उस केस में ये वोल्टेज को, जितना बढ़ा हुआ वोल्टेज है उसको घटा देगा, वो घटाने के बाद ये क्या करेगा, 415 वोल्ट आउटपुट में देगा और आपकी मोटर बिंदास चलेगी। तो आउटपुट में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए इनपुट में जो बदलाव हो रहे हैं वोल्टेज के मान को, है ना, उसके हिसाब से करंट सेंसिंग रिले होती नहीं, रीड रिले, ये वोल्टेज सेंसिंग होती है। कौन सी, वोल्टेज सेंसिंग। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए आपका ये जो है ना, ये पूरा कंप्लीट हो चुका आज का मैराथन। अब बताइए कि कैसा लगा मैराथन आज की, और कहाँ पर जो कौन सा सवाल है जो आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है ना, और कौन सा सवाल है जो आज तक आपको नहीं बनता था लेकिन इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको बनने लगा, बताइए। बाकी बैच की बात है तो बैच मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर मैं आपको MCQs में इतना डिटेल दे सकता हूँ ना, तो आप सोचिए कि ज़रा सोचिए एक बार कि मैं जब थ्योरी लेकर के आऊँगा बैच, तो उसमें कितना तगड़े का कंटेंट दूंगा आपको, कितना उसमें धमाल मचाएंगे, है ना। सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, सभी सवाल के आंसर आप तक पहुंच चुके हैं। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये हमारी मैराथन क्लास जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद था, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके
अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, है ना। क्लासें देखिए, भले एक दिन आपको नहीं दिया गया था लेकिन अब डेली क्लासें चलेंगी, तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि 8 बजे दूसरा काम आपको नहीं करना है, सिर्फ मैराथन क्लास देखना है। ना ही इस काम को टालना है कि आज का मैराथन मैं शाम को देख लूँगा या कल देख लूँगा। अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य आपकी आंखों में दिखना चाहिए, ऐसा टारगेट बना करके चलो, ठीक है। बाकी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार स्नेह भेजते रहना कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम, राधे राधे।